हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 11th का। ठीक है, तो आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने चैप्टर 1 कवर करा था, जो बहुत ही बेसिक्स था, बट वो आपको मिस नहीं करना चाहिए, वो आगे आपके काम आएगा। तो अगर आपने देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो देखिए। आई होप आपने मेरे नोट्स भी पढ़े होंगे चैप्टर 1 के, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे नोट्स एक्सेस कर सकते हो मेरे वेबसाइट से, जो कि है onestopbiology.com, तो आप वो नोट्स एक्सेस कीजिए। और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप वो पहले नोट्स पढ़कर आते हैं मेरे वीडियोस देखने। आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, जो भी मैं लेक्चर्स ले रही हूँ। तो प्लीज़ आप वो अगर देख सकते हैं तो आप वो पहले देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसका हम पूरा चैप्टर तो नहीं बट एक पार्ट ख़त्म करेंगे। सो बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है क्या है, हमने जैसे कि लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आप सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो एग्जिस्ट करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट हैं, उनको डिवाइड करते हो एक पर्टिकुलर ग्रुप में, एक पर्टिकुलर हायरार्की के अकॉर्डिंग, जैसे कि उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसके हिसाब से। तो वैसे ही हम अभी 2 तरीके के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एक एक करके वो सारे किंगडम्स को पढ़ेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन जो दिया था वो दिया था कैरोलस लिनस ने, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जहां पर उन्होंने ये 2 किंगडम्स को डिवाइड करा था प्लांट्स और एनिमल किंगडम में। बेसिकली उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट लाइक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो प्लांट किंगडम में आएंगे, और जितने भी एनिमल लाइक फीचर्स हैं, लाइक लोकोमोशन, तो मूव करते हैं एनिमल्स, राइट, बट प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते। तो अगर लोकोमोशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो वो एनिमल किंगडम में आ जाएगा। बट उन्होंने क्या करा कि उन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को अलग अलग नहीं डिवाइड करा, या उन्होंने जो हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, उसके अकॉर्डिंग नहीं डिवाइड करा। बट इवन जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जैसे फंजाई जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनको भी डिवाइड नहीं करा। उन्होंने बेसिक डिवीजन दिया, या तो प्लांट्स या तो एनिमल्स। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन आया वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, जो कि R.H. विटकर ने दिया था 1969 में। तो R.H. विटकर ने 1969 में क्या बोला, उन्होंने बेसिकली ये बोला कि 5 तरीके के किंगडम हम बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम 5 अलग किंगडम में क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये किंगडम्स हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स। और उन्होंने किस क्राइटेरिया पे क्लासिफाई करा, उन्होंने सेल स्ट्रक्चर पे क्लासिफाई करा, उन्होंने थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे क्लासिफाई करा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसके बेसिस पर क्लासिफाई करा, रिप्रोड्यूस वो कैसे कर रहे हैं इसके बेसिस पर भी करा, और उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कैसे हैं उसके बेसिस पे भी करा। ठीक है, तो देखते हैं हम कि ये 5 किंगडम उन्होंने कैसे बनाए। बेसिकली ये हैं हमारे 5 किंगडम। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट, बेसिकली ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके बेसिस पे कैसे उन्होंने 5 अलग किंगडम को डिवाइड करा है। तो अगर हम बात करें कि सेल टाइप कैसा है, तो मोनेरा के केस में सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, बट बाकी सारे ही किंगडम्स में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बाकी जो 4 किंगडम हैं, उसके केस में ये यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो वैसे ही नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि सेल वॉल का है, वो मोनेरा के केस में तो नॉन सेल्यूलर होती है, बट बाकी सब में प्रेजेंट या एब्सेंट है। जैसे कि प्रोटिस्टा के केस में कुछ में प्रेजेंट होगी, कुछ में नहीं होगी। फंजाई के केस में प्रेजेंट तो है बट सेल्यूलोज नहीं है। प्लांट्स के केस में जिनको हम कहते हैं कि ट्रू फॉर्म ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट है, होता है, वो होता है सेल्यूलोजिक सेल वॉल।
तो प्लांट्स के केस में जैसा कि आप देख रहे हैं सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है तो वो प्रेजेंट है। एनिमल्स लैक सेल वॉल, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है तो यहाँ पर एब्सेंट लिखा है। तीसरा जो कैरेक्टर वो देख रहे हैं वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्या न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन है? वो मोनेरा के केस में तो नहीं होती है, बट बाकी सारे किंगडम्स, बाकी जो 4 किंगडम्स हैं उनके केस में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट फीचर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितना ज़्यादा डीपली स्ट्रक्चर्ड है बॉडी, वो आप देख सकते हैं कि मोनेरा और प्रोटिस्ट्स के केस में तो सेल्यूलर होती है, बट फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स के केस में मल्टी सेल्यूलर होती है, एंड प्लांट्स एनिमल के केस में तो इवन ऑर्गन लेवल पे होती है। और सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एनिमल्स का होता है, जिस केस में आप देख रहे हैं कि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल तक भी जाता है। लास्ट जो उन्होंने कैरेक्टर स्टडी करा था वो था न्यूट्रिशन का मोड क्या है। तो मोनेरा आप देख सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिस केस में वो ऑर्गेनिज्म किसी और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो मोनेरा में आपको ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स दोनों मिलेंगे। प्रोटिस्टा में भी आपको ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ दोनों मिलेंगे। फंजाई सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक होता है, मतलब वो खुद का खाना कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। प्लांट्स के केस में जस्ट ऑपोजिट होता है, हर प्लांट ऑटोट्रॉफिक होता है, वो खुद का खाना प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और एनिमल्स के केस में अगेन प्लांट्स के बिल्कुल ऑपोजिट होता है और वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, वो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, बीट प्लांट और एनिमल, अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक कैरेक्टर्स थे 5, जिसके बेसिस पे आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम में डिवाइड करा सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा से। तो किंगडम मोनेरा क्या है एग्जैक्टली? किंगडम मोनेरा जो है वो बेसिकली बैक्टीरियाज की ग्रुपिंग है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने क्या बताया कि जितने भी तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे के सारे किंगडम मोनेरा का पार्ट है, और ये सबसे ज्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं। ये क्या होते हैं? सबसे ज्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं। अब क्यों ये अबंडेंट है? क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऐसे कंडीशंस होते हैं एनवायरनमेंट के जो लिविंग बीइंग के लिए हैबिटेबल नहीं होते हैं, बट इनके केस में ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नोज, डीप ओशंस, या इवन ये सरवाइव करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एज पैरासाइट भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इनको बैक्टीरियाज को बेसिकली हमने इनके शेप के अकॉर्डिंग 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये आप ये शेप्स देख सकते हैं। तो शेप देखकर आपको पता चल रहा है कि अगर शेप स्फेरिकल है तो उनको हम कहते हैं कोकस और कोकाई प्लूरल। ठीक है, तो स्फेरिकल है तो कोकस, अगर ये रॉड शेप्ड है तो हम इन बैक्टीरिया को कहते हैं बैसिलाई और बैसिलस। अगर ये स्पाइरल शेप्ड है, ठीक है, अगर ये स्पाइरल शेप्ड है तो हम इसको बोलते हैं स्पाइरला। और अगर ये कॉमा शेप्ड है, तो आपने देखा होगा आप कॉमा ऐसे लगाते हैं, राइट? तो ये देख रहे हैं आप कॉमा शेप्ड है, कॉमा शेप्ड अगर है ये तो इसको हम बोलते हैं विब्रियो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फीचर्स भी बताए हैं कि जैसे बैसिलस जो है स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इनके जो है आपको बॉडी के अंदर स्पोर्स मिलेंगे। वैसे ही स्पाइरला मूव करने के लिए फ्लैजिलम यूज करता है। ठीक है, तो इनके पास फ्लैजिला होता है मूव करने के लिए। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं इन बैक्टीरियाज के, बट इनको हमने डिवाइड कैसे करा है? इनके शेप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये काफी स्ट्रक्चर सिंपल होता है, बट इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी बहुत होती है। अब जो है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपने शेप के फॉर्म में तो देख लिया, बट डिफरेंट फीचर्स के अकॉर्डिंग भी हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया के।
अब वो ऑर्गेनिजम्स क्या है, तो हम स्टार्ट करेंगे पहला, जो कि होता है आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया क्या होता है? आर्के बैक्टीरिया ये रहा। तो आर्के बैक्टीरिया कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। और ये सरवाइव करने का भी एक रीजन है जो आपको हमेशा याद रखना होगा। तो ये जो है एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। अगर ये एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस में सरवाइव करते हैं तो इनको हम हैलोफाइल्स बोलते हैं। ये हॉट स्प्रिंग्स पे सरवाइव कर सकते हैं, उस केस में इनको हम थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। और ये मार्शी एरियाज में भी सरवाइव कर सकते हैं, जिस केस में हम इनको मिथेनोजेंस बोलते हैं। क्या डिफरेंट होता है इन बैक्टीरियाज में और क्यों ये सरवाइव कर पाते हैं? वो कर पाते हैं ये म्यूरिक एसिड जो कि इनकी सेल वॉल में होता है, उसकी वजह से, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तो ये याद रखिएगा कि आर्के बैक्टीरिया सबसे ज्यादा हार्श कंडीशंस में, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हैबिटेट्स में सरवाइव कर सकता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ म्यूरिक एसिड इन देयर सेल वॉल, ठीक है। और क्योंकि सेल वॉल आउटर कवरिंग है तो वो ही प्रोटेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, राइट। सो दैट इज व्हाई दैट इज नोन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो अब वैसे ही मिथेनोजेंस होते हैं। अब मिथेनोजेंस क्या होते हैं? बहुत सारे एनिमल्स जो हम बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे काउज, बफलोज, उनके अंदर पाए जाते हैं, उनके गट में पाए जाते हैं। और वो क्या करते हैं? वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि सेल्यूलर डाइजेशन में हेल्प करता है उनको। तो और इस वजह से आपने सुना होगा कि काउ डंग से हम बायोगैस प्लांट बनाते हैं, जहां पर हम मीथेन प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और हम यूज करते हैं काउ डंग। क्यों करते हैं? क्योंकि काउ डंग में मीथेन बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से पाया जाता है? क्योंकि उनके गट में मिथेनोजेंस होते हैं विच आर नथिंग बट बैक्टीरियाज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब ये जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली ये सबसे ज्यादा प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोट्स होते हैं बेसिकली। और इनके पास बहुत सारे फीचर्स और होते हैं, जैसे कि इनका जो मोनोलेयर ब्रांच चेन लिपिड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और ये ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं। ये ऑब्लिगेट एनारोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, ठीक है। और इनको, क्योंकि ये इतने पुराने हैं, इनको हम लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं। तो अगर आपको कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द लिविंग फॉसिल, इट इज नथिंग बट द आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप ऑफ बैक्टीरिया की तरफ, जो कि है यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया क्या है? यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। और वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत ही रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मूव कर सकते हैं तो उनके पास फ्लैजिलम भी होता है। एक तरीके का यू बैक्टीरिया जो है वो होता है साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी? बिकॉज इनके पास अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल भी होता है, ठीक है, जो कि हम ग्रीन प्लांट्स में बोलते होता है, और जो इनको ऑटोट्रॉफ बनाता है, ये खुद का खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ फीचर्स क्या होते हैं यू बैक्टीरियाज के या साइनोबैक्टीरियाज के? वो ये होते हैं कि ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ये कोलोनियल या फिलामेंटस फॉर्म्स में पाए जाते हैं, फिलामेंट के फॉर्म में। तो आपको पता होगा फिलामेंट का एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये अलग अलग अगर सेल से आप बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये फिलामेंटस होते हैं, कोलोनियल होते हैं, मतलब कि बहुत सारी होंगे बैक्टीरिया एक कॉलोनी में। फ्रेश वाटर और मरीन दोनों हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। और ये हमेशा इनके सराउंडिंग में एक जिलेटिनस शीथ होती है प्रोटेक्टिंग, बेसिकली ये प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। और कभी कभी ये जो बैक्टीरियाज हैं वो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि पॉन्ड्स में जहाँ पर बहुत टाइम से पानी रुका हुआ है, वहां पर आपको बहुत सारे ये ब्लू ग्रीन एल्गी दिखेंगे, ठीक है।
और ये काम क्या कर रहे होते हैं, इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट्स। ठीक है, तो ये हेटेरोसिस्ट इनके पास होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वैसा ही एक ब्लू ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि है नोस्टॉक, इसको बोलते हैं नोस्टॉक। ठीक है, अगेन अगर आप शेप देख रहे हैं तो ये फिलामेंटस, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है हेटेरोसिस्ट। ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्स करने के काम आता है। और ये है ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, ये है हेटेरोसिस्ट। और जो हमने बात करी थी कि एक जिलेटिनस शीट होती है हमेशा इनके पूरे साइड में, तो वो ये म्यूसिलेजिनस शीट आपको दिख रही है साइड में, बेसिकली प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो अगेन खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, सो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वहां से उसको यूज करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, और उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको यूज करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। और दूसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज में, रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, जो लास्ट हमारा ग्रुप है बैक्टीरिया का वो है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये क्या होता है, बेसिकली ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है बेसिकली डिकम्पोजर्स का ग्रुप, बहुत ज्यादा एबंडेंट है नेचर में। ठीक है, और ये हेल्प किस चीज में आपको करता है, ये हेल्प करता है आपको जैसे कि एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी, नाइट्रोजन फिक्स करने में भी, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में भी, और लेकिन ये पैथोजेंस भी होते हैं जो कि बहुत सारे क्रॉप्स, बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो आपने बहुत सारे डिजीजेस के नाम सुने होंगे जैसे कॉलरा, टाइफॉइड, टेटनस। ये सारे डिजीजेस के केस में जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्या होते हैं, ये बेसिकली डिकम्पोजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत सारे चीजों में काम आते हैं, जैसे ये एंटीबायोटिक्स बनाने में भी काम आते हैं, बट ये एज पैथोजन बहुत सारी बीमारियां भी देते हैं। ठीक है, तो इनके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है मेनली फिजन के थ्रू। ठीक है, और अगर मान लीजिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है उनके रिप्रोडक्शन के लिए तो वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जब भी आगे जाकर बहुत टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं स्पोर्स, और जब भी आगे जाकर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो, या तो वो डिवाइड हो जाते हैं फिजन से, ठीक है, और वो न्यूक्लियर मटेरियल को भी डिवाइड कर देते हैं, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो उनका न्यूक्लियर मटेरियल है विच इज डीएनए, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि
एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें आपको 2-3 कंपोनेंट्स दिखेंगे, जैसे कि सबसे आउटर कवरिंग सेल वॉल की होगी, है ना, उसके अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन, और अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल दिख रहा है वो होगा डीएनए। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया बैक्टीरिया का। और या तो ये एक से 2 में डिवाइड हो जाएंगे फिजन से, है ना, तो ये पूरा मटेरियल अपना अंदर का डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड हो जाते हैं, एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और ये डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हो गया बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लास्ट एक जो टॉपिक, जो एक टर्म समझाया है एनसीईआरटी में, वो है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो कि कंप्लीटली सेल वॉल लैक करते हैं, इनके पास सेल वॉल होता ही नहीं है। बट बहुत सारे केसेस में माइकोप्लाज्मास भी पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कंप्लीटली लैक करते हैं सेल वॉल। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स में पैथोजेनिक होते हैं, बट ये अभी तक के स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स माने जाते हैं और ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कभी अगर ऑक्सीजन पूरी तरीके से अर्थ में खत्म हो गया तो बाकी कोई भी ऑर्गेनिज्म शायद सरवाइव ना कर पाए, बिकॉज हमें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। बट माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? हमने बेसिकली इस वीडियो में पढ़ा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस तरीके से दिया गया है, और 2 तरीके के क्लासिफिकेशन दिए गए, एक 2 किंगडम और दूसरा 5 किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वेरियस ऑर्गेनिजम्स को कैसे हमने डिवाइड करा, किस बेसिस पे करा, वो कैरेक्टर्स पढ़े, और फिर हमने पहला इनका जो किंगडम था वो उठाया, और वो क्या है एग्जैक्टली, जो कि बैक्टीरिया है। इसके आगे हमने पढ़ा कि इनके शेप के अकॉर्डिंग कितने तरीके के बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, अगर हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें उसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज क्या होंगे, उसमें हमने 3 तरीके के बैक्टीरिया पढ़े, जिसमें हमने आर्के बैक्टीरिया पढ़ा, यू बैक्टीरिया पढ़ा। ठीक है, अगेन इसके अंदर हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के फॉर्म्स पढ़े, जैसे आर्के बैक्टीरिया में आपने मेथेनोजेंस पढ़े, यू बैक्टीरिया में आपने ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, यू बैक्टीरिया में आपने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी पढ़ा जो खुद का खाना खुद से बना सकते हैं, और आपने हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी पढ़ा जो एज पैथोजेंस पाए जाते हैं बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी। ठीक है, तो यहीं पे हमारा मोनरा जो किंगडम है, बैक्टीरिया का जो किंगडम है, वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटिस्टा कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में वीडियो के अपने क्वेश्चंस डालिए और मैं आपको उसका जवाब दूंगी। आप चाहें तो जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, तो वहाँ भी आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं मुझे और मैं आपको आंसर्स कर दूंगी। आई होप आप इस सेकेंड चैप्टर के इस पार्ट को थॉरली पढ़ेंगे। आप चाहें तो मेरे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं onestopbiology.com, जो कि हैंड रिटन है और आपको आपका टाइम वेस्ट करने से बचाएगा, और पूरी एनसीईआरटी आप एक शॉर्ट, क्रिस्प एंड कंसाइज वे में पढ़ पाएंगे। प्लीज़ मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो दैट आपको डेली अपडेट्स जो वीडियोस के आ रहे हैं, डेली जो मैं वीडियो डालती रहूँगी उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।